नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है पाणिनि शिक्षा। पाणिनि शिक्षा जो है महर्षि पाणिनि जी के मतानुसार है। जैसा कि पाणिनि जी का मत है वैसा ही इस पाणिनि शिक्षा ग्रंथ में रचा गया है। तो पाणिनि शिक्षा जो ग्रंथ है एमए द्वितीय सेमेस्टर संस्कृत के छात्र छात्राओं के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। आइए देखते हैं पाणिनि शिक्षा। पाणिनि जी का नाम आपने सुना होगा। पाणिनि जो है संस्कृत साहित्य के महान व्याकरण आचार्य हैं। तो व्याकरण से संबंधित उनका यह ग्रंथ है। आइए देखते हैं श्लोक नंबर 1। शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनि मतं यथा शास्त्रानुपूर्वं तद विद्यात् यथोक्तम लोक वेदयो। क्या करें? अथ मने इसके बाद। अथ का मतलब होता है इसके बाद। ध्यान रखिएगा, अथ जो है संस्कृत में बहुत जगह प्रयुक्त होता है। अथ का अर्थ होता है इसके बाद। शिक्षां प्रवक्ष्यामि, मैं शिक्षा को प्रवक्ष्यामि मैंने कहूंगा। शिक्षां प्रवक्ष्यामि मैंने शिक्षा शास्त्र का विवेचन करूंगा। अथ मने इसके बाद। शिक्षा मतलब शिक्षा शास्त्र का, प्रवक्ष्यामि मने विवेचन करूंगा। ठीक है ना? अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि, यहां पर अगर मैं कॉमा लगा दूं तो आपको समझने में सुविधा हो जाएगी। ये कॉमा का मतलब पहला चरण है, यहां तक आप समझिएगा इसको। अथ मने इसके बाद, शिक्षा मने शिक्षा शास्त्र का, प्रवक्ष्यामि मने विवेचन करूंगा। प्रवक्ष्यामि जो है बहुवचन में लिखा है इसलिए करूंगा, विवेचन करूंगा, कहूंगा, गागेगी। अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि, इसके अथ मैंने क्या बताया? मैंने इसके बाद शिक्षा शास्त्र का विवेचन करूंगा। पाणिनि मतं यथा, जो शिक्षा शास्त्र किसके मत में होगा? पाणिनि मतम, पाणिनि का जैसा मत है। यथा मने जैसे, यथा मने जैसे, पाणिनि मतम जैसे पाणिनि जी का मत होगा वैसे ही शिक्षा शास्त्र का मैं वर्णन करूंगा। पहली पंक्ति तो आपको क्लियर आ गई होगी। शिक्षा शास्त्र का मैं वर्णन करूंगा, उत्तम पुरुष एक वचन में लिखा है तो मैं अपने आप करता आ जाएगा। अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनि मतं यथा, इसके बाद अब मैं शिक्षा शास्त्र का वर्णन करूंगा, विवेचन करूंगा, जो महर्षि पाणिनि जी के मत वाला होगा। जैसे पाणिनि जी का मत है वैसा ही होगा। मतलब जैसे पाणिनि जी ने कहा वैसा ही मैं भी कहने वाला हूं। जैसे पाणिनि जी का मत है वैसे ही मत मेरा भी होगा शिक्षा शास्त्र का, जिसका मैं विवेचन करूंगा। ठीक है ना बच्चों? शास्त्रानुपूर्वम तद विद्यात्, शास्त्रानुपूर्वम तद विद्यात्, विद्यात् माने जाने, जाना जाए। विद्यात् शब्द, विद्यात् शब्द अगर आपको दिख रहा है तो आपको संस्कृत आती है। मैंने पढ़ा विद्यात्, विद्यात् माने समझा जाए या जानना चाहिए, समझना चाहिए। विद्यात्, आपको विद्यात् शब्द दिख गया तो आपको संस्कृत आती है और आप श्लोक का भाव समझ गए। विद्यात् का मतलब है समझा जाए। शास्त्रानुपूर्वम का मतलब है शास्त्र के अनुसार समझा जाए। यथा उक्तम लोक वेदयो, यथा मने जैसे, उक्तम मने कहा गया है, लोक और वेद में। जैसे संसार में कहा गया है, लोक मने संसार में कहा गया, जैसे वेद में कहा गया है, उक्तम मने कहा गया है, वैसा ही आप उस शिक्षा शास्त्र को शास्त्रानुसार ही समझें। आ गया होगा आपको। अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनि मतं यथा शास्त्रानुपूर्वम तद विद्यात्
यथोक्तम लोक वेदयो। अब मैं जिस प्रकार महर्षि पाणिनि का मत है उसके अनुसार शिक्षा शास्त्र का विवेचन करूंगा, जिससे वह लोक और वेद में जैसा शास्त्रानुसार है वैसा समझा जाए। शास्त्रानुपूर्वम का मतलब शास्त्रानुसार समझा जाए। लोक वेदयों का मतलब जैसे लोक और वेद में उक्तम माने कहा गया। विद्यात माने समझा जाए। तो अगर आपको इसका अनुवाद व्याख्या कम समझ में आ रखी है तो आप हिंदी पढ़ सकते हैं। परीक्षा में अगर ये पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना चाहिए। संदर्भ में क्या बनेगा बच्चों? प्रस्तुत श्लोक पाणिनि शिक्षा से लिया गया है, इतना ही लिखिएगा आप। प्रस्तुत श्लोक पाणिनि शिक्षा से लिया गया है, जो कि पाणिनि मतानुसार रचित है। उसके बाद इसका प्रसंग आएगा बच्चों। प्रस्तुत श्लोक में पाणिनि शिक्षा के विषय में वर्णन किया गया है। डैश करेंगे, व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या में क्या लिखेंगे? अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामि। इसके बाद में शिक्षा शास्त्र का वर्णन करूंगा, विवेचन करूंगा। पाणिनि मतम यथा, जैसे कि पाणिनि जी के मतानुसार है। शास्त्रानुपूर्वम तद विद्या, जिसे आप शास्त्र के अनुसार ही समझें। जैसा उक्तम लोक वेदयो, जैसे लोक और वेद में कहा गया है। आप संदर्भ जान चुके हैं, आप प्रसंग जान चुके हैं, आप व्याख्या जान चुके हैं। आइए अब दूसरे श्लोक की ओर जाते हैं। परिसिद्धम अपि शब्दार्थम अविज्ञात अबुद्धिभिः पुनः व्यक्तीकरिष्यामि वाच उच्चारणे विधिम। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? प्रसिद्धम अपि शब्दार्थम। शब्दार्थम प्रसिद्धम अपि। शब्दार्थम का मतलब है शब्द और अर्थ। प्रसिद्धम अपि माने प्रसिद्ध होते हुए भी। शब्द और अर्थ जो है बच्चों प्रसिद्ध होते हैं। प्रसिद्धम अपि, अपि माने भी। प्रसिद्धम अपि शब्दार्थम, शब्द और अर्थ प्रसिद्ध होते हुए भी अविज्ञातम अबुद्धि भी। अविज्ञातम अबुद्धि भी, अबुद्धि का मतलब अल्प बुद्धि में, अबुद्धि भी का मतलब अल्प बुद्धि वाले लोग अविज्ञातम माने नहीं जान पाते। शब्द और अर्थ प्रसिद्ध होते हुए भी अल्प बुद्धि वाले लोग अविज्ञातम, उसे नहीं जान पाते। जैसे कि कोई चीज प्रसिद्ध होता है ना, उसको अल्प बुद्धि वाले लोग अपनी अज्ञानता के कारण नहीं जान पाते फिर भी, जबकि वो प्रसिद्ध है। इसलिए कहा गया है शब्दार्थ प्रसिद्धम अपि, शब्दार्थ जो है प्रसिद्ध होते हुए भी अविज्ञातम नहीं जानते। अविज्ञातम, अ शब्द निकालना है, अविज्ञातम नहीं जानते। कौन? अबुद्धि भी, जो अल्प बुद्धि वाले लोग हैं इस शब्द और अर्थ को नहीं जान पाते, जबकि वह प्रसिद्ध है। प्रसिद्धम अपि शब्दार्थम अविज्ञातम अबुद्धि भी। ठीक है ना? पुनः व्यक्ति करिष्यामि, इसलिए पुनः व्यक्ति करिष्यामि, इसलिए पुनः मैं इसको व्यक्त कर रहा हूं। वाच उच्चारणे विधि, वाच माने वाणी के, उच्चारणे माने उच्चारण की, विधि माने विधि, वाणी के उच्चारण की विधि को इसलिए मैं पुनः व्यक्त कर रहा हूं, पुनः स्पष्ट कर रहा हूं। पुनः व्यक्ति करिष्यामि का मतलब होता है पुनः व्यक्त कर रहा हूं, पुनः स्पष्ट कर रहा हूं, पुनः कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? वाच उच्चारणे विधिम, वाणी के उच्चारण की विधि को। वाणी के उच्चारण, आप इसमें कंठ तालु मूर्धा दंतो ओष्ठ सीखेंगे, उच्चारण की विधि को भी सीखेंगे आप इसमें।
मुझे लगता होगा आपको समझ में आ गया होगा। क्या कह रहे हैं बच्चों? प्रसिद्धम अपि शब्दार्थम अभिज्ञातम अबुद्धि भी, शब्द और अर्थ प्रसिद्ध होते हुए भी जो अल्प बुद्धि वाले लोग हैं उसको नहीं जान पाते हैं, इसलिए पुनः व्यक्ति करिष्यामि, इसलिए मैं उस उच्चारण की विधि को, वाणी के उच्चारण की विधि को पुनः व्यक्त कर रहा हूं। वाच माने वाणी, उच्चारणे माने उच्चारण की विधि माने विधि को। वाणी के उच्चारण की विधि का मतलब क्या होता है? उच्चारण विधि, उच्चारण स्थान जानते हैं ना आप? कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ आपने सीखे होंगे नीचे क्लासों में भी, यहाँ भी सीखेंगे आप। कंठ क्या है, कंठ से उच्चरित होने वाले वर्ण कौन है, तालु, आपको सारा कुछ सिखाया जाएगा, अच्छे से सिखाया जाएगा। अभी नहीं सिखा रहा हूं मैं, जब वो श्लोक आएंगे तब आपको सिखाए जाएंगे। कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ ये उच्चारण स्थान है। तो प्रसिद्धम अपि शब्दार्थम अभिज्ञातम अबुद्धि भी पुनः व्यक्ति करिष्यामि वाच उच्चारणे विधि। लोक में प्रसिद्ध शब्दार्थ को भी बुद्धिहीन या अल्प बुद्धिजन नहीं जान पाते। इस संसार में शब्द और अर्थ प्रसिद्ध हैं बच्चों, फिर भी अल्प बुद्धि वाले लोग उसको नहीं जान पाते। अतः उनके लिए भाषा के उच्चारण विधि विषयक शास्त्रीय विधि को मैं पुनः स्पष्ट कर रहा हूं। ठीक है ना? जो चीज जैसे ऐसा होता ना, जैसे किसी को अ नहीं आते तो उनके लिए अ पढ़ाए जाएंगे बस। अ आ जो है ना, स्वर जो है प्रसिद्ध है, मान के चलिए मैं स्वर का उदाहरण, स्वर प्रसिद्ध हैं, लेकिन कुछ अल्प बुद्धि वाले लोगों को स्वरों का ज्ञान ही नहीं होता है, इसलिए मैं पुनः व्यक्ति करिष्यामि वाणी उच्चारण विधि, इसलिए मैं इसको वाणी के उच्चारण स्थान की विधि को पुनः कह रहा हूं। अ भी मुझे पुनः पढ़ाने पड़ सकते हैं, हो सकता है अमे के बच्चों को भी पुनः अवा पढ़ाने की जरूरत पड़े, इसीलिए इस श्लोक से आप ये समझ जाइए। हो सकता है क ख पढ़ाने की जरूरत पड़े, ऐसा ना हो, लेकिन अब आप समझ जाइएगा। लोक में प्रसिद्ध शब्दार्थ को भी बुद्धिहीन या अल्प बुद्धिजन नहीं जान पाते, अतः उनके लिए भाषा के उच्चारण विषयक शास्त्रीय विधि को मैं पुनः स्पष्ट कर रहा हूं। आपको इसका संदर्भ आना चाहिए, आपको इसका प्रसंग आना चाहिए, आपको इसकी व्याख्या आना चाहिए। अगर आपको व्याख्या लिखने की आवश्यकता पड़े, व्याख्या लिखने का समय आए, तो 10-15 पंक्तियां जरूर लिखिएगा। 2-3 पंक्तियों में इसकी व्याख्या को पूरा न करें, 10-15 पंक्तियां जरूर लिखें व्याख्या में। आइए आगे देखते हैं। अब पाणिनि शिक्षा में क्या कहा गया देखिए बच्चों। त्रिषष्टि चतुष्टि वा वर्णा संभूमते मता प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ता स्वयंभुवा। त्रिषष्टि का मतलब होता है बच्चों 63। षष्टि बने 7, त्रि बने 3। त्रिषष्टि का मतलब कितना हो गया? त्रिषष्टि का मतलब होता है 63। चतुष्टि का मतलब हो गया यहाँ पर 64। वा माने अथवा। त्रिषष्टि चतुष्टि का मतलब समझ गए आप। त्रिषष्टि का मतलब 63, चतुष्टि का मतलब 64, वा माने अथवा, वर्णा माने वर्ण, शंभु मते माने शिवजी के मता माने शिवजी के मतानुसार 63 या 64 वर्ण होते हैं। पहली पंक्ति क्लियर। अगर आपको पढ़ना आ रहा है ना तो आप अर्थ स्वयं निकाल सकते हैं। त्रिषष्टि चतुष्टि वा वर्णा शंभु मते मता। शंभु किसको कहते हैं? शिवजी को कहते हैं। मता माने मतानुसार, मतलब यह मान के चलिए शिवजी के मतानुसार जो वर्ण हैं, जैसे हम हिंदी में 52 वर्ण होते हैं नहीं कहते। हिंदी वर्णमाला में एक सवाल आता है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण की संख्या कितनी है? 52 है। वैसे ही अब शंभु के मतानुसार, शिवजी के मतानुसार वर्णों की संख्या कितनी बताई गई है? 63 या 64। प्राकृते संस्कृते चापि, और ये 63-64 जो है प्राकृत भाषा में भी 63 या 64 ही है, संस्कृत भाषा में भी 63 या 64 वर्ण है। ठीक है ना?
स्वयं प्रोक्ता स्वयं भुआ। और स्वयंभू कहते हैं भगवान ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने स्वयं मैंने स्वयं ब्रह्मा जी ने, प्रोक्ता मैंने कहा है। ब्रह्मा जी ने भी 63 और 63 या 64 वर्णों को ही कहा है। एक एक शब्द का अर्थ लेना है आपको। वर्णों की संख्या कितनी बताई गई है? 63 या 64। अब किसने कही है? स्वयंभू ने कहा, शिवजी ने कहा ऐसा। और प्राकृत भाषा में कितने? प्राकृत भाषा सुना है आपने? महावीर स्वामी का नाम इतिहास में सुना होगा। उनके समय में भाषा जो थी प्राकृत भाषा थी। तो प्राकृत भाषा में अगर वर्णों की संख्या कितनी है बोलेंगे तो बोला जाएगा 63 या 64। संस्कृते चापी, संस्कृत में भी वर्णों की संख्या अगर पूछा जाएगा तो 63 या 64 कहोगे। और ब्रह्मा जी के अनुसार वर्णों की संख्या बोलोगे तब भी 63 और 64 बोलोगे। कितना महत्वपूर्ण श्लोक हो गया आपको, आपके लिए। ये श्लोक है 3 नंबर का, पाणिनि शिक्षा का श्लोक नंबर 3 है बच्चों ये। और मुझे लगता है सबसे अच्छे तरीके से यही आ गया होगा आपको। व्याख्या लिखें तो इस तरीके से लिखें, स्वयंभू यानी कि ब्रह्मा जी के अनुसार, ब्रह्मा जी के मतानुसार वर्णों की संख्या 63 या 64 होती है। शिव जी के मतानुसार वर्णों की संख्या 63 या 64 होती है। प्राकृत भाषा में वर्णों की संख्या 63 या 64 होती है। संस्कृत भाषा में वर्णों की संख्या 63 या 64 होती है। अब हम चले जाते हैं, चलो अगर व्याख्या में आप लिख सकते हैं हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है, व्याख्या में लिखा जा सकता है। चलिए बताइए हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? बार बार पूछा जाता है बच्चों ये, हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? 52 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 52। 63 या 64 संस्कृत में प्राकृत में मानी जाती है। एक भाषा और है तुम्हारी अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा में वर्णों की संख्या कितनी है बताओ? कितने हो? ABCD कितने हैं? चलो अंग्रेजी भाषा में जितने भी वर्ण है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जिसको आप ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है वहां कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। तो ये व्याख्या में आप लिख सकते हैं, क्योंकि हम 63 या 64 वर्ण प्राकृत में बोल रहे हैं, संस्कृत में बोल रहे हैं, शिवजी के मतानुसार बोल रहे हैं और भगवान ब्रह्मा जी के मतानुसार बोल रहे हैं। आप व्याख्या में लिखिएगा हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या इतनी है। अंग्रेजी वर्णमाला में वर्णों की संख्या इतनी है। इससे ज्यादा आप क्या सीख लोगे? सारा कुछ आपको बता दिया गया है। हाँ, अभी आपको ये बताना है कि 63 या 64 वर्ण कौन कौन से हैं। अगले श्लोक में हम आपको जरूर बताएंगे एक एक करके, और आपको याद भी हो जाएंगे। वो हो क्या जाएंगे, आपको याद करने ही हैं। 63 या 64 वर्ण संस्कृत और प्राकृत भाषा में कौन कौन से हैं, शंभू के मतानुसार ये 63-64 वर्ण कौन से हैं, स्वयंभू के अनुसार कौन कौन से हैं, ये सारे आपको एक एक करके याद करते हैं। और 63-64 शब्द वर्ण जो हैं एक ही श्लोक में आपको याद हो जाएंगे। आपको मैंने जो कमेंट में क्वेश्चन कहा है उसको जरूर उसका उत्तर दीजिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? दूसरा सवाल आपके लिए है जो शब्दार्थम, अविज्ञातम, अबुद्धि भी है, इसका आपको संधि विच्छेद करना है। उन्होंने मैं पढ़ भी देता हूं। शब्दार्थम, अविज्ञातम, अबुद्धि भी, इसका आपको संधि विच्छेद करना है, क्योंकि शब्द एक ही लिखा है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका संधि विच्छेद करिएगा। और पहले श्लोक से आपको क्या करना है, तद विद्यात यथोक्तम
बार बार नहीं पढ़ूंगा, वो तो आप सुन के ही लिख लोगे, नहीं तो तद विद्यात् यथोक्तम का संधि विच्छेद करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो 3 प्रश्न हो गए मेरे कमेंट बॉक्स में। अगर आपने इनका जवाब दे दिया हो, 3 के 3 प्रश्नों का आपने जवाब दे दिया, तो मैं समझूंगा कि आप आज की वीडियो में मेरे द्वारा बताए गए 3 के 3 श्लोकों को भली भांति समझ चुके हैं। अगर आपने उत्तर नहीं दिया तो मैं समझूंगा कि आपको बहुत कम समझ में आया या ना ही समझ में आया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, कमेंट करिएगा। 3 प्रश्नों के अलावा और भी आप कमेंट कर सकते हैं और अपने प्रत्येक दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिएगा। अगली वीडियो में अगले श्लोकों के साथ आपको हम 63-64 वर्ण कौन कौन से हैं वो भी बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।